Jai Hind. In this lecture, we will learn different prerequisite for root locus concept. First, we will learn how we can calculate angle in different quadrants. By using Laplace transform, we shift time domain signal into S domain signal. तो लैप्लास के केस में टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में स्विच करते हैं और एस डोमेन क्या होता है, दिस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा. एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या मैं इसको बोल सकता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. सिग्मा इज ए रियल पार्ट, ओमेगा इज ए इमेजिनरी पार्ट. तो सिंपली दिस इज सिग्मा, दिस इज रियल पार्ट. यहां से लेके यहां तक सिग्मा की वैल्यू है पॉजिटिव और यहां से लेके यहां तक सिग्मा की वैल्यू है नेगेटिव. एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ओमेगा यहां से लेके यहां तक ओमेगा है पॉजिटिव, यहां से लेके यहां तक ओमेगा है नेगेटिव. अब मुझे अगर यहां पर एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b बाई ए. तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा बाई सिग्मा. अब ये जो एक्सिस है इसका एंगल होता है 0 डिग्री. अगर मैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव में होंगे. मतलब ये एंगल कितना होगा, प्लस 90. इसी तरह से ये जो एंगल है ये होगा प्लस 180 अगर मैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं. दिस इज रेफरेंस, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180. इसी तरह से ये एंगल होगा 180 प्लस 90 270 डिग्री. इसी तरह से अगर मैं इसमें 90 डिग्री ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री. और 0 और 360 डिग्री एंगल सेम होते हैं, ये आपको पता है. इसी तरह से अगर मैं एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल होते हैं नेगेटिव में. दिस इज 0 डिग्री. अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल होगा माइनस 90 डिग्री. इसी तरह से ये जो एंगल होगा माइनस 90 दैट इज माइनस 180 डिग्री. इसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल होगा माइनस 180 और इसमें प्लस कर देने हैं माइनस 90 दैट इज माइनस 270. तो बच्चों एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों एंगल सेम है. इसी तरह से ये दोनों एंगल सेम है, प्लस 180 माइनस 180. इसी तरह से ये दोनों एंगल भी सेम है. तो आपको याद क्या रखना है, अगर मैं चलता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं. दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180, दिस इज 270. अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं तो एंगल हमेशा नेगेटिव लिए जाते हैं. दिस इज 0, दिस इज माइनस 90, दिस इज माइनस 180, दिस इज माइनस 270. और एक तरह से ये जो एक्सिस है यहां पर 180 और माइनस 180 ये दोनों सेम है. और ये सेम क्यों है, मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है. अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं तो ये आएगा 180. अगर सेम मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं तो ये एंगल आएगा माइनस 180 डिग्री. तो एक तरह से दिस इज 0 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होगा 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री. अगेन अब ये एंगल अगर मैं लेता क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये आना था माइनस 90 डिग्री और ये जो एंगल आना था इसको आना था माइनस 180 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता. तो सिंपली अगर मुझे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करना होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिग्मा होता है, दिस इज पॉजिटिव नंबर, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. और जो ओमेगा है दिस इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, दैट इज ओमेगा ग्रेटर देन 0. फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट के लिए एंगल कैलकुलेट करना है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट उसको मैंने ले लिया ए बी. ए क्या है, रियल पार्ट, दैट इज सिग्मा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है ए. इसी तरह से बी क्या है, ये जो बाई एक्सिस में पॉइंट है दैट इज दिस वन बी. दिस इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी. इस पॉइंट को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, ए प्लस जे बी, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव. और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म. तो एक तरह से इस पॉइंट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा ए प्लस जे बी. अब इस पॉइंट के लिए मुझे एंगल कैलकुलेट करना है. तो एंगल कैसे कैलकुलेट करूंगा, ओरिजिन को मैं इस पॉइंट के साथ मिलाऊंगा. अब जो एंगल होता है इस रेफरेंस एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं. इस रेफरेंस एक्सिस में एंगल क्या है, 0 डिग्री. तो सिंपली मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, थीटा 1. और ये जो एंगल है ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप देख सकते हो. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा होता है पॉजिटिव.
तो उस थीटा 1 का एक्सप्रेशन क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। आपको बच्चों पता है ना कॉम्प्लेक्स में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स b बाई ए। b क्या है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर b क्या है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है। इस पॉइंट के लिए ओमेगा की वैल्यू है b और इस पॉइंट के लिए जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू है a। तो सिंपली थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। और मोड क्यों लेते हैं, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाय डिफॉल्ट a और b हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब ये एंगल कैसे आया बच्चों, उसके लिए सिंपली मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज की। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज की, सिंपली अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ये पॉइंट है, मैंने इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिया, तो ये tan थीटा किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, दिस वन b अपॉन बेस दिस वन, और ये कितना है a। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। तो ये जो एंगल कैलकुलेट किया था इसको एक तरह से बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट किया। इसी तरह से अगर पॉइंट मेरा होता सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, अगर मैं सिग्मा को देखता हूं दिस इज नेगेटिव और जो इमेजिनरी पार्ट है दिस इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं लेता हूं -a बिकॉज सिग्मा इज ए नेगेटिव और ओमेगा इज ए पॉजिटिव। या सिंपली इस पॉइंट को अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता तो कैसे करना था, -a प्लस jb। अब मुझे इस पॉइंट के लिए एंगल कैलकुलेट करना है, तो बच्चों एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, इसको मैं यहां पर मिलाऊंगा, एंगल रेफरेंस एक्सिस के कंपैरिजन में कैलकुलेट करूंगा। तो सिंपली मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, दिस इज थीटा 2। अब यहां से लेके यहां तक मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। अब मैं ये एंगल कैसे कैलकुलेट करूंगा बच्चों, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यहां से लेके यहां तक जाता तो यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितना होना था, 180। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एंगल लेना है पॉजिटिव। मुझे एंगल कैलकुलेट करना है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक है 180। अगर उसमें से इस थीटा को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक 180, और 180 पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसमें से अगर मैं थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता तो मुझे मिलना क्या था, थीटा 2। और थीटा 2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो थीटा 2 क्या हुआ, 180 माइनस, अब ये थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाऊंगा और ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स मोड ऑफ, हमेशा मोड लेना है, b अपॉन a। अब यहां पर a की वैल्यू थी नेगेटिव, इसको नेगेटिव मत ले लेना, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, तभी यहां पर मोड लिया है। तो ये थीटा 2 जिसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू क्या है, 180 माइनस tan इनवर्स b बाई ए। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मुझे एंगल कैलकुलेट करना होता, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होना था, सिग्मा है नेगेटिव, ओमेगा अगेन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने थे, सिग्मा है नेगेटिव माइनस ए, ओमेगा इज नेगेटिव माइनस बी, माइनस ए इज रियल पार्ट, माइनस बी इज इमेजिनरी पार्ट। या सिंपली इस पॉइंट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, -a माइनस जेबी फॉर्म। अब बच्चों ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये है रेफरेंस एक्सिस। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता तो कैलकुलेशन हो जानी थी टफ। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता इस तरह से, मैं एंगल के क्लॉकवाइज भी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो कैलकुलेशन ईजी है। तो दिस इज थीटा 3। अब थीटा 3 किसके इक्वल होगा, थीटा 3 इज इक्वल टू, अब बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैलकुलेट करना है, तो यहां से लेके यहां तक एंगल कितना हुआ, अब ये चले हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -180 लेना है, -180। अब ये एंगल कैलकुलेट करना है, यहां से लेके यहां तक है -180, इसको कर देना है सब्ट्रैक्ट। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट का मतलब यहां पर है प्लस, प्लस क्यों बोला, बिकॉज यहां से लेके यहां तक है -180, दिस इज -180, इसमें से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये एंगल सब्ट्रैक्ट कब हो सकता है, जब मैं प्लस करूंगा यहां पर, तो प्लस tan इनवर्स ये जो एंगल है
दिस वन थीटा। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली मोड ऑफ बी बाई ए। तो बच्चों अगर एंगल बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो फार्मूला क्या होगा? -180 प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। अब इस प्लस से कंफ्यूज मत हो जाना, मुझे चाहिए था θ3, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, यहां से लेके यहां तक -180, ये सब्ट्रैक्ट करना था। अब ये था -180, मतलब इसको ऐड करना था इसमें। अगर मैं यहां पर ले लेता नेगेटिव तो ये दोनों ऐड हो जाने थे, मतलब पॉइंट मेरा किस में चले जाना था? सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाना था। अब बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने जो एंगल कैलकुलेट किया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट किया। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करता तो भी रिजल्ट सेम मिलना था। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करता तो θ3 क्या होना था? दिस वन। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन करता तो ये θ3 किसके इक्वल होना था? यहां से लेके यहां तक। अब चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो +180 आना था, प्लस यहां से लेके यहां तक 180, और ये जो एंगल है इसको ऐड कर देना था। और ये एंगल कितना होना था? tan इनवर्स बी बाई ए, और हमेशा इसका मोड लेते हैं। अब आप बोलोगे ये दोनों तो डिफरेंट है, यहां पर है -180 प्लस tan इनवर्स बी बाई ए, और यहां पर है 180 प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। बच्चों ये दोनों एंगल सेम हैं, इसको मैं प्रूव करता हूं। किसी एंगल में अगर मैं 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एंगल में कोई चेंज नहीं आता, वो थीटा ही मिलेगा। मतलब थीटा ±360 इज इक्वल टू थीटा। ऐसा क्यों बोला? 360 के बाद में क्या होता है, जो वेव होती है या जो सिग्नल होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो सिंपली अगर यहां पर मैं -360 कर देता तो वो θ3 के इक्वल ही मिलना था, बिकॉज थीटा -360 इज इक्वल टू थीटा। अगर इसमें मैं -360 सब्ट्रैक्ट कर देता तो -360 प्लस 180 -180 प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। अब आप देख लो ये दोनों एंगल सेम है। तो सिंपली अगर इस पॉइंट के लिए मुझे एंगल कैलकुलेट करना है, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करता या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करता, एंगल हमेशा सेम मिलेंगे। पर बच्चों कंट्रोल सब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जब मैं एंगल कैलकुलेट करता हूं तो जो कैलकुलेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे आप देख लो θ1 θ2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में जो कैलकुलेशन होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे यहाँ पर θ3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इसी तरह से जब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल कैलकुलेट करूंगा तो उस केस में भी जो एंगल कैलकुलेट करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से अगर पॉइंट मेरा होता फोर्थ क्वाड्रेंट में, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होना था? सिग्मा है पॉजिटिव, ओमेगा है नेगेटिव। सिग्मा इज पॉजिटिव, ओमेगा इज नेगेटिव इन द केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होने थे? सिग्मा इज ए पॉजिटिव और ओमेगा इज ए नेगेटिव, दैट इज a माइनस बी, दैट इज a माइनस जे बी। तो बच्चों अगर इस पॉइंट के लिए एंगल कैलकुलेट करना होता, अब यहां से एंगल कैलकुलेट करना है तो आपको पता है क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। तो दिस इज θ4, और θ4 किसके इक्वल आएगा? सिंपली ये एंगल अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो यहां पर आएगा नेगेटिव tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। मोड का मतलब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नो डॉट, यहां पर b है नेगेटिव, पर ड्यूरिंग कैलकुलेशन आपको ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल का एक्सप्रेशन होता है डेट इज दिस वन, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए दिस वन, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दिस वन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दिस वन। अब मैं समराइज करता हूं, अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट करना है a प्लस जे बी, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो एंगल का फार्मूला होता है tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट करना होता -a प्लस जे बी, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, a है नेगेटिव, b है पॉजिटिव। तो इस केस में जो एंगल का फार्मूला होता है वो होता है 180 माइनस tan इनवर्स मोड ले लेना है b अपॉन a। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, सिग्मा भी नेगेटिव, ओमेगा भी नेगेटिव। तो इस केस में फार्मूला क्या होता है? -180 लेना है और आगे कर देना है प्लस tan इनवर्स b बाई ए।
इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनाते, फोर्थ में क्या होता है, ए होता है पॉजिटिव और बी होता है नेगेटिव, तो उस केस में जो एंगल का फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स बी बाई ए और ले लेना है मोड। इन रूट लोकस बी डील्स विद कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी विल सी द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? जब हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस जे बाई, व्हाट इज j? इट इज कॉल्ड आयोटा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे बाई, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस x इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो z है इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू मोड ऑफ z e टू द पावर j थीटा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। अब ये जो z मोड है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ z। और मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? सिंपली मोड ऑफ z इज इक्वल टू ये जो x है इसका कर देना है स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो सिंपली मोड ऑफ z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस थीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब बच्चों थीटा की कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि एंगल हम किस क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होगा? ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन की थी, दिस इज tan इनवर्स मोड ऑफ बाई अपॉन एक्स। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू होगी 180 माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होगी माइनस 180 प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होगी माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स। अब बच्चों ये जो एग्जांपल है z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे बाई, ये एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल है। अगर जर्नल वे में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? z इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस जे बाई। और जब मैं इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो पोलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ z इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे द स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ y। और थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो डिपेंड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में बनता है। तो सिंपली थीटा डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर मेरे पास दिए हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है r1 e टू द पावर j थीटा 1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू r2 e j थीटा 2। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं z1 इंटू z2, तो बच्चों उस केस में ये जो दोनों जो एक तरह से मैग्नीट्यूड हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r1 इंटू r2 इनटू ये जो एंगल है ये ऐड हो जाएंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो सिंपली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो एंगल है वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपस में डिवाइड करता हूं z1 अपॉन z2, व्हाट इज z1? r1 e टू द पावर j थीटा 1 अपॉन z2, दिस इज z2 r2 e टू द पावर j थीटा 2। तो ये किसके इक्वल होगा? r1 अपॉन r2 e टू द पावर एंगल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एंगल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की लेता हूं पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर ले लिया पावर। अब z1 को पोलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है r1 इंटू ई टू द पावर j थीटा 1, तो इसके ऊपर आ जाएगा पावर। तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा? जो होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर आपने ले लेनी है पावर r1 की पावर n इंटू ई। अब ये जो एंगल है ये एंगल बन जाएगा n थीटा 1 e टू द पावर j n थीटा 1। इसी तरह से अगर मैं 1 अपॉन z1 करता हूं तो दिस इज 1 अपॉन z1 को रिप्रेजेंट किया है पोलर फॉर्म में r1 इंटू ई टू द पावर j थीटा 1। तो सिंपली इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन r1। अब बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ई टू द पावर j थीटा 1, ई को मैं लेके चला गया ऊपर न्यूमरेटर में की पावर -1।
अब e टू द पावर j थीटा वन की पावर है -1, तो सिंपली मैं इस रूल को यूज करूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा 1/r1 e टू द पावर एंगल बन जाएगा -θ1, डेट इज -j∅1। तो आपको याद क्या रखना है, e टू द पावर j∅1, जैसे इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो एंगल हो जाएगा -θ1। अब बच्चों ये जो फार्मूले कैलकुलेट किए, इट इज कॉल्ड यूलर थ्योरम्स।